अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसकी आज से 15 साल पहले वैल्यू जीरो थी और आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, जिसने अभी कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई टच किया, जिसकी वजह से इसकी चर्चा फिर से एक बार मार्केट में और मीडिया में होने लगी। तो मैंने सोचा ये एक सही टाइम है बिटकॉइन पर एक एजुकेशनल वीडियो बनाने का और आपको एक्सप्लेन करके समझाने का कि बिटकॉइन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। इस तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन, जिसका नेम आपने बहुत बार सुना है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 अक्टूबर में सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश किया था। सतोशी का मेन मकसद पेपर की पहली लाइन थी जिसमें साफ नजर आ गया था, वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पाकिस्तानी रुपीस को स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंट्रोल नहीं करता। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी जस्ट एक आइडिया था एक इंसान के दिल में, लेकिन अब मिलियंस की ट्रेडिंग होती है इसकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है नॉर्मल स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी असली सिक्कों या नोट जैसी नहीं होती। यानी हम इस करेंसी को पैसों की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते, मगर ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेव रहती है। इसीलिए आप इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक, वो भरोसे पे डिपेंड करते हैं कॉइन या नोट की। इस वजह से वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट इसे ऑन करती है, इसकी गारंटी लेती है। आप कोई भी नोट अपने वॉलेट से निकाल कर देखेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा होगा कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है, और नीचे गवर्नर के सिग्नेचर भी होंगे। इस गारंटी की बिना पर इस गारंटी की बिना कोई वैल्यू नहीं है इस नोट की, जस्ट एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा अगर ये सिग्नेचर इस नोट पर नहीं होंगे तो। यहाँ एक छोटी सी मगर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था और बाकी सारी कंट्रीज को अपनी करेंसी यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ी थी, और यूएस डॉलर के बैक पर क्या गारंटी थी, वो था गोल्ड या गोल्ड रिजर्व। लेकिन 1971 को यूएस ने इस स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब हर कंट्री अब अपने नोट प्रिंट कर सकती है। लेकिन इन सब से क्या लेना देना है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का? यही कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इतने पावरफुल हैं करेंसी के मामले में। जब आप बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप बैंक को एक तरह से अपने पैसों की खेलने की परमिशन दे रहे हो। बैंक इन्हीं डिपॉजिट से कंपनी और इंडिविजुअल्स को लोन देता है और उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बैंक आपको प्रॉफिट देता है। और कभी कभार बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करता है। अक्सर ये देखा गया है कि बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना चेक किए लोन दे देता है और वो लोन बाद में बैड डेट्स बन जाते हैं, और इन सब का शिकार कौन बनता है? हम जैसे डिपॉजिटर्स। और कभी कभार बैंक की स्टाफ की तरफ से भी फ्रॉड किया जाता है, जैसे कि सितंबर 2023 में 5 बिलियन का फ्रॉड किया गया था एक निजी बैंक के स्टाफ ने। नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन इंडिया, एक ही झटके में 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए इंडिया ने। इंडिया की टोटल 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई थी। सितंबर 2008 में जब लेमन ब्रदर्स जब नुकसान में आया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पूरे ग्लोबल लेवल पर एक रिसेशन आ गया था। अगर आज की डेट में सब लोग बैंक से अपने पैसे मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो होता है वो जस्ट एक नंबर होता है जो कि बैंक पैसों को रोटेट करके शो करता है। एक तरह से आप अपने पैसों का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की फेवर में हैं
वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का इतना ज्यादा कंट्रोल हो उनके पैसों पर। यही विजन था सतोशी का। सतोशी ने बिटकॉइन को एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की तरह इमेजिन किया, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर होगा और थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होगा। बिटकॉइन सबसे पहले आया और उसके बाद हजारों डिजिटल करेंसी ने जन्म लिया। तो अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। सच कहूं तो इसे समझाने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होना जरूरी है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करनी है तो बेसिक नॉलेज काफी है। बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक खाता यानी कि एक लेजर होता है। अब ऐसा समझ लो कि ये जो खाता है इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पर होती है जो इस सिस्टम का हिस्सा है। जो लोग ये सिस्टम चला रहे हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का एक काम है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए माइनर्स को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना होगी। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक यूनिक वेरिएबल होता है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, और माइनर्स उसे फाइंड आउट करते हैं। और ये सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनके कॉम्बिनेशंस भी करोड़ों में होते हैं। इसीलिए इसके लिए माइनर्स को हाई पावर प्रोसेस के कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। एक दफा जब इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स को इसे कंफर्म करते हैं और ये ट्रांजैक्शंस एक चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है और तभी हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और माइनर्स को एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलता है। और अगर ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर से गुजर रही है तो घबराइए मत, क्योंकि क्रिप्टो की वर्किंग को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो का विजन और फ्यूचर को समझना। अब बात आती है क्रिप्टो को यूज किस तरह से किया जाता है, समझना यह जरूरी है। कुछ लोग क्रिप्टो को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं और कुछ लोग इसे एज अ पेमेंट मोड भी यूज करते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि हम इसे रुपीज या डॉलर की जगह यूज करें, लेकिन मेन यूज जो आजकल इसका किया जा रहा है वो एज एन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि अभी क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन को खरीद कर रखें और जब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करके उसको हम सेल कर दें, जैसे कि गोल्ड के साथ किया जाता है। गोल्ड को लोग सेव करते हैं, इसी वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन बाकी हर इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट, वो कहते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल फॉर्म में है, इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि गोल्ड को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, आपने अगर घर लिया है तो उसको आप फिजिकली देख सकते हैं, अगर आपने कोई गाड़ी ली है तो आप उसको फिजिकली चला सकते हैं। और ये सब कुछ एक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। अभी भी इसे काफी नीच प्रोडक्ट कह सकते हैं, जिसकी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं है। क्रिप्टो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है जिससे आप अपने पैसों की, जैसे कि आप अपने पैसों की शॉप से ब्रेड या अंडे खरीद सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड शायद फ्यूचर में बदल सकता है, क्योंकि वेस्ट में कुछ होटल्स भी बिटकॉइन को फॉर्म ऑफ पेमेंट अल्टरनेटिव करेंसी यूज कर रहे हैं। शॉपिफाई, ओवरस्टॉक, न्यू एक्स, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर्स हैं, यहाँ क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट यूज हो रही है। इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, होल फूड एंड न्यू एज जैसी बड़ी कंपनीज भी इसे एज एन पेमेंट मेथड अडॉप्ट कर रही हैं। कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जहां बिटकॉइन ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेन फंड ट्रांसफर। जब आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फंड ट्रांसफर करना होता है तो बैंक आपसे फॉरेन ट्रांसफर फी के नाम से आपसे बहुत ही ज्यादा चार्ज करता है और काफी दिन भी लग जाते हैं। यहां पर बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि बिटकॉइन आपसे कोई ट्रांसफर फी चार्ज नहीं करता और बहुत ही ज्यादा कम टाइम में आपके फंड ट्रांसफर भी हो जाते हैं। इसी वजह से बैंक और फंड ट्रांसफर इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा खिलाफ है क्रिप्टो को लेकर के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस मॉडल हमारे इन ट्रेडिशनल तरीकों को काफी ज्यादा टक्कर दे सकता है। मगर कुछ अरसे से इसकी एक्सेप्टेंस नजर आने लगी है लोगों में,
और थोड़ा ओपन माइंडेड भी हुए क्रिप्टो को लेकर के। मगर जैसे इसके एडवांटेजेस हैं वैसे ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंटरनेट की डार्क वेब में लोगों ने हथियार और ड्रग्स के लिए क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एक और प्रॉब्लम भी है कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है, इसी वजह से काफी फ्रॉड कंपनीज ने लोगों के पैसे उठाए ये कहकर कि एक बार जब इस करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो आपके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे और वो आपके पैसे लेकर के गायब हो जाते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से पाकिस्तान में क्रिप्टो को या बिटकॉइन को बैंकिंग बैन है। मतलब क्रिप्टो की माइनिंग तो आप कर सकते हैं, मतलब बैंक के थ्रू आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते या फिर आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मगर ये जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो को लेकर के, ये सारे पॉइंट्स बाकी एसेट क्लासेस पर भी लागू होते हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टी के थ्रू भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर, स्टॉक मार्केट का या बैंक का भी हैक हो सकता है, फेक नोट प्रिंट करके भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के साथ हैं बाकियों के साथ भी हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है फाइनेंस के फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये देखना बाकी है कि क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन भी सकता है या नहीं। मतलब आप इससे अपने साथ वाली शॉप से चीजें परचेज कर सकते हैं या नहीं। मगर ये दिन बहुत दूर है, मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।